सुप्रभात मित्रों। बड़ा गत कक्षा में आपको वैदिक सभ्यता की प्रारंभिक स्थितियों के बारे में बताया था और उसमें आपको ये बात भी बता दी गई थी कि इस टॉपिक में से या इस अध्याय में से आपके निश्चित रूप से एक बड़ा प्रश्न आता है कि वैदिक काल की या वैदिक सभ्यता की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति की विवेचना कीजिए। कई बार इनमें से एक स्थिति पूछ लेता है, कई बार दो पूछ लेता है और कई बार तीनों स्थिति पूछ लेता है। यदि तुम पढ़ते हो तो बेहतर रूप से, निश्चित रूप से यहाँ से तुम्हें एक प्रश्न मिलता है और अब तुम्हें इसको पढ़ना और इसमें राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और सामाजिक स्थिति जिस तरीके से हम इनको टुकड़ों में विभाजित करेंगे उसी तरीके से आपको याद भी करना है ताकि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं रहे। पहली बात, वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति। अब वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति में बड़ा सबसे पहले ये पढ़ना होगा कि उनकी जो इकाइयाँ थी उनका विभाजन किस प्रकार था। वैदिक काल में राजनीतिक और सामाजिक इकाई दोनों में साम्यता थी। वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार हुआ करता था। बड़ा पूरे भारतवर्ष के इतिहास में एकमात्र वैदिक काल ही ऐसा था जिस काल में प्रशासन की छोटी इकाई परिवार हुआ करता था। अन्य सभी कालों में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही हुआ करता था। चाहे वो वैदिक सभ्यताएं हों, चाहे प्राचीन भारत का कोई भी राजवंश हो और या मध्यकाल और आधुनिक भारत, वहाँ प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही होती थी। सिर्फ मात्र यही एक काल था जिसमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। इस समय परिवार का मुखिया सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता था जिसे कुलपा कहा जाता था। एक बात तो तुम्हें यही याद रखनी है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार थी और इसका मुखिया परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति होता था जिसे कुलपा कहा जाता था। अब दूसरी बात, तुम्हें वैदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जन हुआ करती थी। इसे राष्ट्र भी कहते थे। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जन हुआ करती थी। इसका मुखिया गोप अर्थात राजा कहलाता था। यह आपको नीचे की ओर से दोनों इकाइयां बता दी गई है। छोटी इकाई आए तो परिवार, बड़ी इकाई आए तो जन, छोटी का मुखिया आए तो कुलपा और बड़ी का आए तो गोप अर्थात राजा कहलाता था। उस काल में राजा अपनी स्वेच्छा से अपने पद पर नहीं रह सकता था। कहते हैं कि जब तक उसको विष का अनुसमर्थन, इस शब्द को याद रखना बड़ा, वह अपने पद पर तभी तक रह सकता था जब तक उसको विष का अनुसमर्थन प्राप्त था। यहाँ विष से आशय जनता से है कि जनता को तब तक अपने राजा पर भरोसा होता था, राजा तब तक अपने पद पर रह सकता था और जिस रोज वो जनता से अपना विश्वास खो देता था जनता उसे पद से पदच्युत कर सकती थी। अब वैदिक काल में राजा को प्रशासन के मामले में परामर्श देने वाले प्रमुख पदाधिकारी हुआ करते थे। इन पदाधिकारियों को रत्नीन कहते थे। यहां एक तीसरी बात हो गई। पहले आपको परिवार सबसे छोटी इकाई, फिर बड़ी इकाई, फिर मुखिया कुलपा, फिर गोप और राजा को प्रशासन के मामले में परामर्श देने वाले प्रमुख अधिकारियों की क्या कहते थे? रत्नीन कहते थे। और इन रत्नीनों की संख्या 11 थी। शतपथ ब्राह्मण में भी इनकी संख्या 11 बताई गई है। ये रत्नीन कौन थे और इनके क्या कार्य थे? इनमें से बड़ा ग्रामीण, ग्रामीणी, पुरोहित, सेनानी, सूत, पटमहिषी, पलागल, अक्षवाप, ये कुछ रत्नीनों के नाम में दिख रहा। ग्रामीणी, ये बेटा दोहरी भूमिका में हुआ करता था। गांव की समस्याएं राजा तक पहुंचाता था और राजा के संदेश गांव तक पहुंचाता था और गांव में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व इसी का था। दूसरा, पुरोहित, ये राज्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था। राज्य के भौतिक और आध्यात्मिक कार्यों को यही अंजाम दिया करता था। सेनानी, ये राज्य का प्रधान सेनापति हुआ करता था। बेटा आजकल भी राज्य का प्रमुख और तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति होता है। ठीक उसी प्रकार सेना का सर्वोच्च सेनापति तो राजा स्वयं हुआ करता था, उसके नीचे
एक सेनापति हुआ करता था जो युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था। अगला सूत, ये राजा का सारथी था जो युद्ध के समय या अन्यत्र कार्यों में राजा के रथ के संचालन के निर्वहन का कार्य यही संपादित करता था। पटमहिषी, ये राजा की प्रमुख रानी थी जो उस काल में राजा को प्रशासन के मामले में परामर्श देती थी। उस काल में राजा की अनेक रानियां हुआ करती थी, जिनमें से एक रानी को पटमहिषी का दर्जा दिया जाता था, जो अकल और ज्ञान में सबसे ज्यादा दक्ष होती थी, जो राजा को प्रशासन के मामले में परामर्श देती थी। परागल, ये राजा का परम मित्र था जो राजा को प्रशासन के मामले में परामर्श देता था। अक्षवाप, ये जुआ और क्रीड़ा विभाग का अध्यक्ष था। ठीक इसी तरीके से भागदूत भी था जो कर संग्रह करता था। यहाँ आपको मैंने चार बातें चार बता दी कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आए तो आप परिवार कर देंगे, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई आए तो आप जन कर देंगे, परिवार का मुखिया आए तो आप कुलपा कर देंगे, राज्य का मुखिया है तो आप राजा कर देंगे। फिर राजा अपने पद पर किसके अनुसमर्थन से बना रहता था? विश्व से आशय क्या है? जनता से। फिर अगला, राजा को प्रशासन के मामले में परामर्श देने वाले पदाधिकारियों को क्या कहते थे? रत्नीन। इनकी संख्या क्या हुआ करती थी? 11। और ये प्रमुख रत्नीन कौन कौन से थे? जिनमें से ग्रामीण, आपसे पूछे कि वह कौन सा रत्नीन था जो दोहरी भूमिका में था, आपका उत्तर ग्रामीण हो जाएगा। राजा का प्रमित्र कौन हुआ करता था? आपका उत्तर परागल हो जाएगा। और वह कौन सी रानी थी जो राजा को प्रशासन के मामले में परामर्श देती थी? तब आपका उत्तर पटमहिषी हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण है, वहीं से अक्सर आपको प्रश्न पूछा जाता है। बेटा, बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो आरएस हो, चाहे वो आईसीएस हो, चाहे कॉलेज एजुकेशन हो, उसी में से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि वैदिक काल में राजा को प्रशासन के मामले में परामर्श देने के लिए कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं थी? ये प्रमुख जो संस्थाएं थी, इन्हीं में से आपको अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इनमें से एक का नाम सभा था, एक का नाम समिति था और एक का नाम वेदक था। इन्हीं में से बेटा आपको प्रश्न पूछा जाता है। पहला एक प्रश्न पूछा कि वैदिक काल में राजा को प्रशासन के मामले में परामर्श देने के लिए कितनी संस्थाएं थी? आपका सीधा सा उत्तर होगा 3। कौन कौन सी? सभा, समिति और वेदक। अब क्या, ये बड़ा आजकल की राज्यसभा की तरह था। ये एक उच्च सदन था जिसमें वयोवृद्ध व्यक्ति भाग लेते थे। आजकल भी राजा क्या होता है राज्यसभा में? परोक्ष रूप से मान्यता यही है कि विद्वान व्यक्तियों का चयन किया जाए। ऐसी स्थिति वैदिक काल में थी। सभा था जो उच्च सदन था जिसमें जन के वयोवृद्ध व्यक्ति और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उनका चयन किया जाता था। समिति, यह एक निम्न सदन था और यह वर्तमान लोकसभा की तरह था। वर्तमान लोकसभा में क्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? ठीक उसी प्रकार समिति भी उस समय एक केंद्रीय संस्था थी। इसमें राज्य की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व होता था। तो ये क्या था? एक निम्न सदन था। और ये क्या था? उच्च सदन था। इसकी तुलना पूछे तो राज्यसभा से, और इसकी तुलना पूछे तो लोकसभा से विदत। ये बड़ा तीसरी संस्था थी जिसमें आध्यात्मिकता या व्यभिचार से या लूट का जो माल था उसका समान रूप से वितरण करने के लिए इस तीसरी संस्था का गठन किया गया था। ये 3 संस्थाएं थी। अब आपको क्या पूछता है कि वैदिक काल में इन संस्थाओं में क्या परिवर्तन आया, उस बात को आपको ध्यान देना है। ये परिवर्तन ही आपको अक्सर पूछता है कि वैदिक काल में सभा की जो स्थिति थी उत्तर वैदिक काल में उसमें क्या परिवर्तन आएगा, आपको यही ध्यान रखना है। वैदिक काल में सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया और इनके स्थान पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ा दिया गया था। तीसरा इसमें क्या था कि वह कौन सी सभा थी जिसे उत्तर वैदिक काल में समाप्त कर दिया गया था? उसका नाम वेदक था। ऋग्वैदिक काल में इसका अस्तित्व था, उत्तर वैदिक काल में इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था। यह इस काल की बड़ा राजनीतिक स्थिति थी जिसमें आपको 4 स्टेप बताए गए थे और चारों को आप क्या अच्छे तरीके से याद करने के पश्चात आपके सामने कोई भी समस्या नहीं आती है। कौन कौन से बताए? एक तो वैदिक काल में प्रशासन की इकाइयां बताई,
दूसरा, वैदिक काल में प्रशासन के मामले में राजा को परामर्श देने के लिए कौन कौन से पदाधिकारी हुआ करते थे। और तीसरी, संस्थाएं। अब यह प्रश्न आपसे वापस पूछे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ आपको प्रश्न क्या पूछता है, इसमें से और इसमें से पूछता है। किस तरीके से पूछता है कि वैदिक काल की उस संस्था का नाम बताइए जिसमें परिवर्तन कर दिया गया। आपका उत्तर होगा सभा। क्या परिवर्तन कर दिया गया? स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया और उसके स्थान पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया। तीसरा क्या पूछता है कि उस संस्था का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक काल में तो अस्तित्व में थी, उत्तर वैदिक काल में उसे समाप्त कर दी गई। उसका उत्तर होगा आपका वीरथ। बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताया गया है, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ते, ये आपकी मर्जी है। धन्यवाद। अगले अध्याय में आपको वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के बारे में बताया जाएगा। पढ़ाई एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 20 नंबर का प्रश्न आपको प्रत्येक दूसरे वर्ष पूछा जाता है, जो निश्चित रूप से पूछा जाता है। कहीं भी आपको कोई समस्या हो वो आपकी है और आप हमें निसंदेह पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में आपके साथ धार्मिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद।